हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी प्लस वंस अगेन। तो हमने लास्ट क्लास में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जो आपके पास्ट क्वेश्चंस आ रखे हैं 2014 में, 2018 में, 16 में, 15 में। मतलब आपके मैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के सारे क्वेश्चंस कवर कराने जा रही हूँ। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन फर्स्ट देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following represent the correct order of acidic strength for equimolar solution of HCl, H2SO4, NH4OH and सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो मैंने आपको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन्स, और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंडेंसी टू लूज OH माइनस आयन। तो देखो इतना तो हमें क्लियर हो गया कि NaOH में OH माइनस आयन लूज होने वाला है और NH4OH में भी OH माइनस आयन लूज होने वाला है। तो ये तो तय है कि ये एसिडिक तो नहीं है। तो एसिडिक क्या है, HCl एंड H2SO4। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसमें HCl और H2SO4 में से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। तो देखो अगर मैं आपको नॉर्मल डाटा भी बताऊं तो pH ऑफ H2SO4 कितनी होती है। मैंने आपको बताया था कि जिसकी pH जितनी कम होगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो pH ऑफ H2SO4 क्या होती है, इट इज़ अराउंड 2.3। और pH HCl की कितनी होती है, इट इज़ अराउंड 3। NaOH की pH कितनी होती है, अराउंड 11। एंड pH ऑफ NH4OH, इसकी pH आपकी कितनी होती है, इट इज़ अराउंड 9 to 10। तो अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जिसकी pH जितनी कम होगी वो उतना ही एसिडिक होगा। तो इतना तो क्लियर है कि H2SO4 ज़्यादा एसिडिक है, उसके बाद HCl एसिडिक है, उसके बाद NaOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। बेस में मैंने आपको क्या बोला था कि वैल्यू जितना 14 की साइड जाएगी बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे NH4OH क्या है, आपका एक वीक बेस है, और NaOH क्या है, आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एक पैटर्न तो ये है इस आंसर को डिडक्ट करने का कि और आंसर इज दिस, H2SO4 पहले, फिर HCl, फिर NH4OH एंड NaOH। एक वे और भी है, देखो मैंने आपको बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होती है, टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन्स। तो अगर मैं आपसे H2SO4 के बारे में बात करूँ, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करूँ, तो H2SO4 में कितने H प्लस आयन्स लूज होंगे, 2 H प्लस आयन्स लूज होंगे। ऐसे ही अगर मैं HCl के बारे में बात करूँ तो HCl में क्या है, 1 H प्लस आयन है। और अगर मैं NaOH के बारे में बात करूँ तो ये क्या है, 1 OH माइनस आयन लूज़ करेगा। तो ये एसिडिक तो नहीं है, ये तो बेस है, OH माइनस आयन लूज़ करा है। सिमिलरली NH4OH के साथ भी यही होगा, लेकिन हम जानते हैं कि NH4OH का एक वीक बेस है एज़ कम्पेयर टू NaOH। सो अवर करेक्ट आंसर इज NaOH, NH4OH, then HCl and then H2SO4। सो दिस क्वेश्चन ये हमारा 2014 में आया हुआ है। सिमिलरली जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन 2016 से 2017 के पेपर में आया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है एन एलिमेंट X रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 एज वेल एज विद NaOH टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अब देखो इतना तो तय है, उसने क्या बोला कि एक एलिमेंट है X, क्या कर रहा है वो, डाइल्यूट H2SO4 और NaOH दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इतनी तो मुझे क्लैरिफिकेशन हो गई कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो H2SO4 और मतलब कि एसिड और बेस दोनों के ही साथ अगर रिएक्ट कर रहा है, तो मुझे पता है कि भाई वो एम्फोटेरिक नेचर का है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिडिक और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे। तो इतना मुझे ये तो क्लियर हो गया कि जो एलिमेंट X है वो कैसा है, एम्फोटेरिक है, मतलब कि वो एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है और बेसिक बिहेवियर भी शो कर रहा है। नाउ टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम एसिड बेस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ऐसे मेटल लेते हैं जिनका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मतलब कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि लेट करो मैंने जिंक लिया तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसे मेटल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अब देखो अगर मैं जिंक ले लूँ तो जिंक हमें पता है कि H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैंने ये रिएक्शन आपको पहले करा रखी है, ZnSO4 प्लस H2। क्या रिएक्शन होगी आपकी, ZnSO4 प्लस H2। अगर ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका H2SO4 के साथ करेगा। और अगर NaOH के साथ क्या करेगा तो क्या बनेगा, Na2ZnO2, यानी कि सोडियम जिंकेट। तो मैंने एक ऐसा एलिमेंट ले लिया जो दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो जिंक कैसा हो गया नेचर में, एम्फोटेरिक। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो X है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है
उसका जो ऑक्साइड है वो बेसिक भी है नेचर में, और उसका जो ऑक्साइड है वो नेचर में एसिडिक भी है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि जो कंपाउंड है वो कैसा है नेचर में, एम्फोटेरिक है, मतलब कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है। So our next question is, a metal used to recover copper from aqueous solution of copper sulfate is। तो देखो वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी मैं कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराऊं और मुझे क्या मिल जाए, कॉपर मिल जाए। तो आपको याद है मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी, एंड द नेम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज इज पस्कमा-जिटिल। याद करो, PSCMAZITL, पस्कमा-जिटिल, कॉपर, देन हाइड्रोजन, देन मरकरी, देन प्लेटिनम एंड देन गोल्ड, सॉरी सिल्वर एंड देन गोल्ड। मुझे ये मत बोला मैम काफ़ी टाइम हो गया है तो हम भूल गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार रिवाइज कर सकते हो एसिड बेसिस के प्रॉपर्टीज़ में जाके, मैंने उसमें आपको एक करवाया है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि कॉपर को वही मेटल डिस्प्लेस कर सकता है जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो देखो फर्स्ट अगर मैं सोडियम के बारे में बात करूँ, सोडियम जो है वो कॉपर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, नो डाउट, वो उसको डिस्प्लेस करने की शायद टेंडेंसी रखे, लेकिन वो टेंडेंसी क्यों नहीं रखता? क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में हमें पता है सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है। मैंने आपको मेटल की प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ाया है, लेक्चर नंबर आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स मैंने आपका 9th में कवर करवाया है। तो उसमें मैंने पढ़ा रखा है कि सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये एक्वस सोल्यूशन में कैसे बिहेव करता है, इन्फ्लेमेबल, मतलब कि एकदम से बर्स्ट आउट करेगा। तो हमारी ना लैब में ये कांड हो चुका है। क्या हुआ था, एक बार हम लोगों को लगा कि भाई सोडियम तो सबको पता है हाईली फ्लेमेबल होता है, ऐसे नहीं रखा जा सकता, लेकिन किसी एक स्टूडेंट ने क्या किया, सोडियम ऐसे ही लैब में खुला छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि केरोसिन ऑयल से सोडियम बाहर है और लैब में क्या हुआ, एकदम से बर्स्ट हो गया। इतना हैवी बर्स्ट था वो कि लैब में आगे तक धुआं आया। तो सोडियम जो होता है ना, वो इसी वजह से हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो सोडियम की तो हम रिएक्शन इसलिए करा नहीं सकते हैं। सेकेंड में बात करूँ अगर मरकरी की, तो अब देखो कॉपर का कौन सा नंबर है, P1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मरकरी कौन से नंबर पे है, 12। सिल्वर 13th एंड आयरन कौन से नंबर पे है, 7th। तो अब ये देखो मैंने आपको क्या बोला था, जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं ना तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होती है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होती है। ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी टेबल को लर्न करने की। तो अब देखो आयरन जो है वो कॉपर से पहले है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। सो आयरन इज योर कंपाउंड जो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को में से कॉपर को रिप्लेस करेगा, एंड द रिएक्शन इज FeSO4 गिव्स कॉपर सॉलिड। एंड हमें पता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे कलर का होता है, ब्लू, एंड जैसे ही आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा वो किस कलर का होगा, ग्रीन। सो दिस इज योर रिएक्शन एंड योर आंसर इज आयरन। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन दैट डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ इट। तो देखो इस क्वेश्चन को ना समझने की कोशिश करना, हमें लगेगा यार कर क्या रहे हैं, मेटल में से बार बार उसके ऑक्साइड में से मेटल ही तो निकाल रहे हैं, तो कौन सी डिफरेंट कैसे हुई। तो देखो अगर वो ये बोलता है ना तो आपको चेक क्या करना है, आपको प्रोसीजर चेक करना है कि कौन सी रिएक्शन हम कैसे कर सकते हैं। देखो रिएक्शन दैट डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। मुझे पता है कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट से अगर कैल्शियम ऑक्साइड को बनाती हूँ तो वो कैसी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब कि मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है और क्या होगा, आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगी और आपकी जो रिएक्शन है उससे आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर एल्यूमिनियम की बात करूँ Al2O3 से, तो मुझे पता है ये कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलिटिक। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करनी पड़ेगी। मतलब कि इसके लिए आपको एक तरीके से एपरेटस सेट करना पड़ेगा, पैसेज लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड्स डालने पड़ेंगे और एक आपको बैटरी का सेटअप करना पड़ेगा बेसिकली, और ये सोल्यूशन लेना पड़ेगा। इस तरीके की डिकम्पोजिशन हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और थर्मल में तो कुछ नहीं करना, बस आग लगा दो, काम हो जाएगा। एंड द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो डेफिनेटली हम पढ़ के चुके हैं रिएक्शन, नो डाउट। ये मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको वॉशिंग सोडा बेकिंग सोडा पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा बनाना बताया था कि कैसे बनता है। तो वही रिएक्शन है, तो ये भी कैसी है आपकी
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एंड सिमिलरली फॉर्मेशन ऑफ मर्करी फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये भी कैसी रिएक्शन है आपकी, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इन चारों में से ऑड वन आउट आपकी कौन सी हुई, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो दिस रिएक्शन इज आर ऑड वन आउट। So our next question is the correct order of increasing pH value of aqueous solution of baking soda, rock salt, washing soda and स्लेग लाइम। तो देखो मैंने आपको बताया था कि पीएच वैल्यू में क्या होता है, जिसकी पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होती जाएगी वो उतना ही बेसिक होता जाएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग पीएच वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। अब मैं ना आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक क्या है, ये है ना इस क्वेश्चन में, यही इस क्वेश्चन का रैंक बूस्टर है बेसिकली। बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि भाई ये सारे के सारे एक तरीके से क्या है, आपके बेसिस की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऑब्वियसली दीज ऑल आर बेसिस। तो पता कैसे लगाने वाले हो कि पीएच वैल्यू क्या है, तो पता क्या है, इन सब की पीएच वैल्यू भी सेम है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इसमें पीएच वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, बट जब नोटिस करोगे ना आपको पता लगेगा कि भाई पीएच वैल्यू सभी में सेम है। हो गया गुड़ गोबर, अगर कुछ पता ही नहीं है तो। अब देखो आपको एक टॉपिक याद होगा, मैंने आपको बेसिसिटी निकालना सिखाया था। मैंने आपको ये बताया था कि जितने H+ आयन्स लूज़ होते हैं वही उसकी एसिडिटी होती है, और जितने ही वो उतनी ही उसकी बेसिसिटी होती है, और जितने ही आपके OH- आयन्स लूज़ होंगे वो उसकी क्या होगी, कंपाउंड की एसिडिटी होगी। तो अगर मैं इस कंपाउंड की एसिडिटी निकाल लेती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई पीएच रेंज ऑर्डर किसका चल रहा है, क्योंकि भाई पीएच तो सभी की सेम है। अब मैं ऑर्डर कहाँ से लिखूँ, तो ऑर्डर का देखो क्या तरीका है। स्लेग लाइम, स्लेग लाइम हमें पता है क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी तो क्या बनेगा, Ca2 प्लस 2OH माइनस। तो इसमें कितने OH- आयन्स रिलीज हो रहे हैं, 2। सिमिलरली अगर मैं वॉशिंग सोडा के बारे में बात करूं तो भाई मुझे तो पता है वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3। तो क्या हो रहा है, Na+2 Na+1 2Na प्लस CO3 2 माइनस। तो इसमें बेसिकली कितना मोल्स है, 1। इसमें चार्ज मत देखना कि चार्ज 2- है, इसमें माइनस है, चलो जी मैडम ने बोला था, नहीं भाई कैसे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 OH- आयन रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे कार्बोनेट आयन कितने रिलीज हो रहे हैं, ओनली 1। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है, चार्ज पे नहीं जाना है। नेक्स्ट रॉक सॉल्ट NaCl। तो इसमें क्या है, Na+ प्लस Cl-। तो इसकी तो बेसिसिटी और एसिडिटी की मैं बात करूं, देखो मैंने आपको जनरली ये बताया था एसिडिटी वो होती है जिसमें OH- आयन रिलीज हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं था कि ये हो सकता है नहीं। तो इसमें देखो अगर मैं एसिडिटी के बारे में इस ये बात तो ये तो तय हो गया, ये तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं तो आपको कुछ नहीं देखना, अब आपको बस ये देखना है कि नेगेटिव चार्ज जिसका रिलीज़ हो रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग अनायन है, कितना स्ट्रॉन्ग क्या है, अनायन। इसके अलावा आप कुछ चेक ही नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे को लगता है, तो इसको ध्यान से समझना। इसमें अब बस आपको ये देखना है कि जो अनायन रिलीज़ हो रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। जितना स्ट्रॉन्ग वो अनायन होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही अच्छी होगी, और वो भी मैं बताऊंगी कि वो आप कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, क्या बचा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो इट इज़ Na+ HCO3-। तो इसका भी कितना आया आपका, फैक्टर 1 आया। अब देखो इन तीनों में कैसे जज करने वाले हो, इतना तो तय हो गया कि इसको तो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलने वाली है कि सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू के हिसाब से इसी का होने। पीएच सबकी से मैं बार बार बोल रही हूँ, एक्चुअली में क्वेश्चन ऐसा ही है ना कि बार बार मुझे से पीएच वैल्यू निकल रहा है। पीएच सबकी सेम है लेकिन बेसिसिटी किसकी ज़्यादा है, इसकी। अब इन तीनों में से देखते हैं, मेरे पास क्या है, कार्बोनेट आयन, HCO3- आयन एंड क्लोराइड आयन। अब देखो मैंने क्या बोला, बेसिसिटी के लिए जब हमारा ये वाला फैक्टर आउट हो जाता है तो अब हमें क्या देखने की ज़रूरत पड़ती है, चार्ज। तो इसके लिए अब क्या देखोगे, चार्ज। तो इतना तो तय है भाई, CO3 का जो चार्ज है वो कितना है, ज़्यादा है। तो भाई जो आपको नेक्स्ट प्रेफरेंस होगी वो किसकी होगी, CO3 की, क्योंकि इस पर -2 चार्ज है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो बेस की टेंडेंसी मैंने आपको याद है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि JEE एडवांस लेवल में जो आपका बेस और एसिड होते हैं वो किससे पता लगाते हैं कि जो एसिड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और बेस का इलेक्ट्रॉन डोनर।
आ गया जी क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये क्या है आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, ये क्या है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो देखो अगर मैं आपसे इस बारे में बात करूँ ऑर्डर के, तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो मैंने आपको दी थी एसिडिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने क्या दी एसिडिटी। देखो इसमें ना चारों कॉन्सेप्ट लग गए, कितना कितना शाण बच्चा वाला काम करा है ना। ये देखो एसिडिटी लग गई, एसिडिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। सेकंड मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो भाई चार्ज से एलिमिनेट हो गया कि मतलब फर्स्ट तो आपका ये है, सेकंड ये है। अब थर्ड, जब चार्ज भी सेम हो तो भाई अब किस पे जाने वाले हैं हम, साइज़ पे। जिसका साइज़ जितना ज़्यादा होगा, जिसकी पोलराइजिंग पावर मतलब कि अट्रैक्शन पावर जितनी ज़्यादा होगी, वो फिर उतना ही अच्छा क्या होगा, बेस होगा। नो बेस, वो उतना अच्छा बेस नहीं हो सकता भाई। जिसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है वो उतना अच्छा बेस कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी अच्छी है, इसकी भाई। इसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डेंस है। तो नेक्स्ट किसका आएगा, आप इस क्या देखोगे, साइज फैक्टर। तो यहाँ पे ना एग्जामिनर अच्छे से खेल गया है, उसने लिटरली तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट पेपर में डाल दिए हैं। सो आवर ऑर्डर इज CaOH का होल ट्वाइस, देन Na2CO3, उसके बाद NaHCO3 एंड लास्ट में NaCl, क्योंकि इसके क्लोराइड आयन का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी वो बहुत अच्छी है। आपको पता होगा, मैं ना आगे आपको पढ़ाऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ट्राई करूंगी कि पॉलराइजेशन का भी टॉपिक उठा पाऊँ। आप नोटिस Cl माइनस क्या है भाई, आपने देखा है फ्लोरीन, फ्लोरीन पता है एक तरीके से क्या है, हम कहते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली 4 सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में। पर क्या फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है? कभी देखा है एक मयान में 2 तलवार रहते हुए? कभी ये चीज़ सुनिए कि एक ही घर में 2 वाइफ्स हों? पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो फ्लोरीन के साथ ना कुछ ऐसा ही होता है। फ्लोरीन का क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को है ना सिर्फ दूर दूर से कहता है कि मैं तुझे अट्रैक्ट कर सकता हूँ, बट वो कर नहीं सकता, वो अपनी ऑर्बिटल में रख नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता भाई, साइज़ छोटा सा है, ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन ही इतना ज़्यादा है कि फ्लोरीन रख ही नहीं सकता। तो फ्लोरीन से अच्छा तो क्लोरीन होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये हम आगे पढ़ेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना। आई एम वेरी श्योर ये आपके कहीं ना कहीं दोबारा टकराने वाला है। सो दिस इज़ आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर्स ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट करा चुकी हूँ 9th का भी। 10th का एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट ओवर हो गया है, इसके PYQs ओवर हो चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ऑल्सो कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैं कवर नहीं करा रही हूँ या कुछ पेंडिंग हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या आप मुझे बोल सकते हैं कि मैम एक रिक्वेस्टेड वीडियो और बना दीजिए, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।